नमस्कार। जनमन टाइम्स के जनमन संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जनमन संवाद में आज मैहर की तमाम राजनीतिक चर्चाओं के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राय जी। नमस्कार। संजय राय जी, पहले तो आपका जनमन संवाद कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, मेरा पहला सवाल, चूँकि अब चर्चा को हम यहाँ से शुरू करते हैं कि चूँकि आप राजनीतिक परिवार से आते हैं, राय फैमिली से आते हैं, जहाँ पे भूतपूर्व विधायक विजय नारायण राय जी थे, फिर आप भी राजनीति में सक्रिय हुए। कैसा रहा ये? आप अपने इस सफ़र को कैसा देखते हैं कि आप राजनीति में जब आए? राजनीति हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग रहा है सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। राजनीति हमारा पेशा नहीं, हमारे एक संस्कार में है कि मैहर क्षेत्र की जनता के लिए हम कुछ जो बेहतर कर सकते हैं उसको राजनीति के माध्यम से करने का प्रयास करें। मेरे मौसा जी स्वर्गीय विजय नारायण राय जी यहाँ से विधायक थे। उनको देखकर मन में एक उत्कंठा हुई, जिस तरह से वो लोगों की सेवा करते थे उस क्षेत्र में काम करने की हमारी इच्छा हुई। मैं अपनी पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पूरी करके 81-82 में मैहर आया था। तब वो शायद विधायक भी रहे। वो उस समय विधायक थे जी। और हम लोगों का राजनीति में हस्तक्षेप परिवार के सदस्य होने के नाते बिल्कुल नहीं रहता था। सिर्फ हम लोग दूर से देखते थे कि ये जो कुछ चल रहा है, उससे प्रेरणा मिल रही थी कि हमें कुछ करना है। मन में एक ललक हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई 1984 में, उस समय हम लोग कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए थे। पहली बार 1984 के जब लोकसभा चुनाव थे, अजीज कुरैशी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। मैंने घर घर उस समय पर्चियाँ बांटने का काम कार्यकर्ता करते थे। वो पहला काम मुझे मिला था। उस काम को किया मैंने, तो मुझे बड़ी एक अंदर से एक जागृति महसूस हुई कि इस काम को जब शुरू किया तो इसको आगे बढ़ाना है। तब आप मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में? हाँ। और जब पहली बार मैहर में एक बड़ी सभा हुई, जब कांग्रेस के 100 वर्ष हुए पूरे, तो उसमें मुझे अवसर मिला था मैहर में बोलने का, कांग्रेस के इतिहास में। मेरे जीवन का पहला मैहर में वो एक उद्बोधन था पब्लिक मीटिंग में। इस तरह से एक राजनीतिक सफ़र की शुरुआत मेरी शुरू हो गई कि धीरे धीरे काम करते करते, उस समय सामाजिक संस्था यहाँ चलती थी रोटरी क्लब, और उसकी यूथ विंग थी रोटरैक्ट क्लब। तो उसके माध्यम से सामाजिक सेवा क्षेत्र में मैंने काम शुरू किया, उसका अध्यक्ष बना। फिर और आगे ये प्रक्रिया चलते 1994 में जब मैहर नगर पालिका में नए संविधान के हिसाब से जब चुनाव हुए, तो हमने पार्षद का चुनाव लड़ा। किसी पार्टी ने हमें मौका नहीं दिया, क्योंकि हम उस समय निर्दलीय थे। 1993 के चुनाव में स्वर्गीय विजय नारायण राय जी ने निर्दलीय की हैसियत से चुनाव लड़ा था। बड़ी मजबूती से लड़ा था, कुछ ही वोटों के अंतर से हम पिछड़ गए थे। खैर, वो एक इतिहास की बात है। 1994 में पहली बार नगर पालिका में पार्षद के रूप में सक्रिय राजनीति में कहिए या चुनावी राजनीति से हमारा प्रवेश हुआ। फिर ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। सन 2000 में यहाँ पे कृषि उपज मंडी के चुनाव हुए। आप अध्यक्ष रहे। ये विधानसभा स्तर पे पहली बार सीधे चुनाव हुए थे कृषक। उसमें लगभग 50 से 55 हज़ार वोटों के बीच में से ये चुनाव लड़ना था पूरे विधानसभा में। जिस तरह एक विधायक का क्षेत्र होता है, उस तरह कृषि उपज मंडी अध्यक्ष का क्षेत्र था मैहर विधानसभा का। और सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से चुनाव में रीवा संभाग में सर्वाधिक मतों से मैं जीता था। तो ये सफ़र इस धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। राजनीति में सिलसिला शुरू हुआ तो जो आज तक अनवरत जारी। जैसा कि आप बता रहे थे कि तो मैं पढ़ भी रहा था कि 1980 में चूँकि आपके परिवार से ये विजय नारायण राय जी विधायक रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रहे। फिर आप 2000 में चूँकि आपकी राजनीति में आप सक्रिय हुए और कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष के रूप में आपने काम किया। इतना लंबा सफ़र, लगभग 20 साल होने को आ गए। वो राजनीतिक सफलता अभी तक वो आपके परिवार को, या मैं सीधे पूछो, आपको वो हाथ नहीं लगी? कहीं ना कहीं आप संगठन की राजनीति में आप काम करना चाह रहे थे कि आप फिर चुनाव नहीं लड़े, और बाकी मतलब बहुत से चुनाव उसके बाद हुए, चाहे जिला पंचायत के हो, जनपद के हो, तमाम चुनाव होते। संगठन की राजनीति हमेशा मेरे लिए प्रमुख रही। मैं संगठन की राजनीति करना दिल से बहुत पसंद करता हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में रहना। चुनावी राजनीति संगठन का अगला कदम होता है। लेकिन हमारा परिवार लगातार, कांग्रेस पार्टी ने हमारी चुनावी राजनीति में हमको पीछे रखा। चूँकि हो सकता है यहाँ का जो नेतृत्व था वो हम लोगों को
उतना नहीं तरजीह दिया जितके हम पात्र थे। न क्षेत्र में कहीं लोकप्रियता में कमी थी हमारे परिवार की। स्वर्गीय विजय नारायण राय जी हमारे अग्रणी थे, हमारे गार्जियन थे, हमारे पिता तुल्य थे, मेरे मौसा थे। तो वो प्रथम हम लोग उनके लिए ही प्रयास करते थे कोई भी चुनाव, अब बेहद बोल्ड छवि के लिए मचाने और जनता के बीच में जो आज भी वो उनको गए 4-5 साल हो रहा, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी कभी भी चर्चा हो तो वो चर्चा में आते हैं। उनके समर्थक आज भी क्षेत्र के अंदर ऐसे हैं जो उनको याद करके यही कहते हैं कि एक बार बाबूजी आज होते तो उनको देखना चाहते थे उस पद पे जिस पे वो रहे थे। तो ये लगाव और प्रेम क्षेत्र में आज भी है परिवार का। उसको चूँकि उनके जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी है राजनीति में, मैं उनके उत्तराधिकारी की हैसियत से समझ लीजिए, चाहे कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूँ। तो मेरी यही अपेक्षा, यही प्रयास रहता है कि उनके जितने समर्थक हैं या उनके प्रेमी सहयोगी हैं, सबके सुख दुख में मैं उपस्थित रहूं, उनकी किसी काम आ सकूं तो काम भी आने का प्रयास करूं। तो ये हम लोगों ने निरंतर उसको निभाने का प्रयास किया। क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने वो अवसर नहीं दिया जिसके वो पात्र थे, तो नतीजा हुआ कि चुनावी राजनीति में हम पिछड़ते गए। इसका नुकसान कांग्रेस को भी उठाना पड़ा। शायद इसी यही वजह से रही होगी कि आप तो बीजेपी में थे ही और साथ में सिर्फ अभी नहीं, मैं कांग्रेस में था। आप कांग्रेस में थे, जब आप बीजेपी में आए उसके बाद राय जी ने भी बीजेपी के सदस्य नहीं, वो हमारे गार्जियन थे, हमारे नेता, हमारे पिता वही थे। उनके ही निर्णय के आधार पे हम लोग आए थे। जब उपचुनाव 2016 में मैहर में हो रहा था, उम्र के जिस पड़ाव पे वो आ चुके थे, लगभग 75 वर्ष की आयु उनकी हो रही थी, फिर भी राजनीति में बेहद सक्रिय थे और पूरे क्षेत्र की आवाज़ से उपचुनाव में कि बाबूजी को चुनाव लड़ाया जाए। नेतृत्व ने भी ऐसा आश्वासन दिया था कि आप लोग तैयारी करिए। हमने तैयारी की, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने उस व्यक्ति को टिकट दे दिया जो कि दूसरे दल से आया था। इस बात का इतना रंज हुआ, इतना दुख हुआ हम लोगों को, बाबूजी को, सब लोगों को, कि फिर ये सब मोह भंग हुआ कांग्रेस से कि जब आपको हमारी बारे में जब चिंतन ही नहीं करना, हमें अवसर ही नहीं देना, तो फिर रहने का क्या फ़ायदा। उम्र के जिस पड़ाव पे आ चुके थे तो उन्होंने फिर उसको छोड़ दिया कांग्रेस को। तो वो भी शामिल हो गए और हम सब लोग छोड़ दिए। हम सारे लोग भाजपा में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी मैहर आए थे, सांसद गणेश सिंह जी थे, हम सबको लेके गए। बड़े सम्मान से उन्होंने सदस्यता हम लोगों को दी और तब से लेके आज तक हम अनवरत भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या अंतर समझ में आता है आपको? कांग्रेस पार्टी में आप रहे लंबे समय तक और अब बीजेपी में हैं, क्योंकि संगठन के कांग्रेस में नेता के पीछे घूमना बहुत जरूरी है। हर यहाँ पे कांग्रेस के छोटे छोटे टापू की तरह बने हुए हैं। हर टापू का एक नेता है जो राजा की तरह काम करता है। आपको उसी गणेश परिक्रमा करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन में कोई भी एक व्यक्ति राजा नहीं है। यहाँ पे एक प्रक्रिया है संगठन की, 2 साल में चुनाव होते हैं, नई टीम आती है संगठन की, सबको अवसर मिलता है। कोई नहीं जानता कि हमको कब अवसर मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि आप बहुत नज़दीकी हैं किसी नेता के तो आपको अवसर मिले। आपके काम पे, आपकी योग्यता पे यहाँ अवसर मिलता है। ये बेसिक डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी के संगठन के काम में। यही कारण है कि बीजेपी का संगठन दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है और कांग्रेस का संगठन सिर्फ भाजपा के विरोध की उम्मीद में जी रहा है कि उनसे नाराज लोग हमको समर्थन दें। उनका अपना कुछ भी एथिक्स नहीं रह गया। सिर्फ गणेश परिक्रमा वहाँ चल रही है। आज भी आप देख लेंगे कि कोई भी एक नेता आता है तो सारा हुजूम इकट्ठा हो जाता है, बाद में वही सारे एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए आपको क्षेत्र में दिखाई देंगे। ठीक है, गणेश परिक्रमा की बात कर रहे हैं अभी, कांग्रेस में गणेश परिक्रमा कर, क्योंकि आप इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आप सांसद गणेश जी के बेहद करीबी हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं और साथ में आप संगठन का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही का एक वाकया है जो कि टॉमस सेंटर का लोकार्पण का, उसमें सांसद गणेश सिंह की और विधायक जो भी मौजूदा विधायक मैहर से हैं, आपकी ही पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी, उनका एक वाद विवाद का एक ऑडियो वीडियो सब वायरल होता है। उस पर संजय राउत जी की प्रतिक्रिया आती है सोशल मीडिया पे। तो उस प्रतिक्रिया में आप उसमें क्या मतभेद, आपको क्या समझ में आता? आपने वो प्रतिक्रिया कैसे दी, क्या दी, उसके बारे में कुछ बताइए। आप ध्यान से विधायक जी का जो स्टेटमेंट आया था, उस एक्चुअली वो उद्घाटन करने गए थे तो वहाँ भाषण उस विषय पे देना चाहिए जिस काम के लिए वो गए थे, लेकिन उस विषय पे वो चर्चा न करके उन्होंने हमला बोला सांसद जी के ऊपर। और कुछ ऐसी भाषाएं, मैं यहाँ शब्द स्टूडियो में नहीं बोल सकता, अगर आप उसको सुनेंगे तो वो शब्द बहुत ही निंदनीय शब्द थे। एक विधायक
बहुत गरिमामय पद होता है, वो भी 4 बार का विधायक, जिसकी बात पे विधानसभा में कानून बनते हैं, संविधान बनता है, उसके नियम कानून से देश प्रदेश चलता हो, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, ये मेरे सोच से भी परे था। और आप अपने को कहते हो कि मैं भाजपा का विधायक हूँ, तो भाजपा एक अनुशासन वाली पार्टी, तो अगर हमारी नाराजगी है किसी से तो उसका एक फोरम है, पार्टी कार्यालय है, जिला अध्यक्ष है, जिले के पदाधिकारी जिले में बैठे हैं, आप जिला कार्यालय जाएं, तलब कराएं जिला अध्यक्ष से सांसद को, बैठ के बात करें। पब्लिक मीटिंग में अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित रूप से क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी। तो आपने भी तो सोशल मीडिया में ये उस वाकयात में लिखा हुआ था कि आप भी ऊपर फोरम में जाके कार्रवाई की मांग करेंगे कि नरेंद्र त्रिपाठी ने ऐसा क्यों बोला। क्या आप इस चीज़ को आप क्या बताना चाहते हैं? मैंने विधायक जी को स्टेटमेंट की आलोचना की थी, मैंने उनके व्यक्तिगत जीवन की या उनके चाल चरित्र के बारे में कोई चर्चा नहीं। ठीक है, उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उस वक्तव्य की आलोचना की थी कि आप जिम्मेदार विधायक हो, कि आप इस तरह के वक्तव्य दे रहे हो, ये ठीक नहीं है, आपको इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए, इससे बचना चाहिए। लेकिन उनकी अपनी शैली है काम करने की। उसमें एक लाइन आपने एक और मेंशन की थी कि नरेंद्र त्रिपाठी ने मैहर की जनता के साथ ठग किया है, ठगा गया है, तो उसके बारे में क्या? नहीं, मैं आज तक ये नहीं जान पाया। आप आलोचना करते हो कि मैहर में विद्यालय अच्छा नहीं है, मैहर में अस्पताल अच्छा नहीं है, मैहर में व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। 20 साल से आप विधायक हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? आप सत्ता दल के मतलब काफ़ी सीनियर विधायक कहला गए। इसके बाद अगर व्यवस्थाओं में कमी है तो कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। उसका कारण क्या है कि आप क्षेत्र में समय कम देते हैं। आप राजधानी और प्रदेश की राजधानी, देश की राजधानी में ज़्यादा आपका भ्रमण रहता है। जिले की योजना समिति की बैठकों में आप जाते नहीं, तो हमारे मैहर का शेयर हमको मिल नहीं पाता। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के जो हमारे शेयर है वो हमको नहीं। क्या मतभेद है मतलब भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी में कोई ऐसा मतभेद है जो आप बताना चाहते हैं? कैसा मतभेद आपको समझ में आ रहा है? मतभेद तो स्पष्ट देखिए, वो संगठन की मीटिंग में नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते, बुलाता नहीं है कुछ नहीं उनको। मैंने जितने भी कार्यक्रम, मैं JRUCC का मेंबर भी रहा हूँ 4 बार, रेलवे के जितने कार्यक्रम हुए हैं, जो हमने कोई भी कार्यक्रम का भी प्रयास हुआ होगा, चाहे आप गुनवारा का स्टेशन देख लें, मैहर स्टेशन देख लें, जो भी कार्यक्रम हुए होंगे और कार्ड आप निकाल लें तो उसमें मुख्य अतिथि सांसद होता है, अध्यक्षता विधायक की होती है। किसी भी कार्यक्रम में मैंने विधायक जी को आते नहीं देखा। क्या कारण है इसके जवाब? भाई कार्ड जब छपा है तो सूचना तो है आपके पास, वो किसी कार्यक्रम में नहीं आते। मैं लोकार्पण वाले वाक्य में फिर से आता हूँ। मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, ये तमाम आपके राजनीति से थोड़ा सा अलग है। ये लगभग आम जनता भी कुछ इसको समझना चाह रही होगी कि जैसे एक लोकार्पण हो रहा है, वो विधायक कर रहे हैं, लगभग सबको जानकारी मिल जाती है, चाहे मीडिया हो चाहे आम लोगों की लोकार्पण होने वाला है, या विधायक जी करने वाले हैं या फिर कोई करने वाला है। तो वो कार्यक्रम जिस दिन कार्यक्रम होने वाला होता है उसके पहले ही उसे कैंसिल क्यों नहीं कर दिया जाता? क्या ये राजनीति के लिए उसी समय का लोग या सांसद या कोई भी उसी दिन का इंतजार करते हैं, उसी समय का इंतजार करते हैं कि उसी समय ही इसको कैंसिल किया जाएगा? तमाम दबाव, कार्यक्रम कैंसिल हुआ कहाँ? कैंसिल नहीं हुआ, मतलब तमाम दबाव आए, दबाव नहीं कहाँ? किसने देखा वो दबाव? किसने महसूस किया? किसने संदेश दिया? या कोई इस बात का अवसर का लाभ उठा रहा था? इसकी तय क्या? CMHO से बयान आया कि सांसद जी ने उनको कहा कि कोई CMHO का आधिकारिक बयान कहीं किसी न्यूज़पेपर में आप बताएं, किसी सोशल मीडिया बताएं। मेरा ये कहना है कि इस बात की भी जानकारी लेनी चाहिए, इसकी गहराई में उतरना चाहिए। क्या कोई व्यक्ति इस तरह के भ्रामक बयान देकर दोनों के बीच में कटुता पैदा करके मजा तो नहीं ले रहा है? मेरा ये कहना है कि इसकी सच्चाई पे भी उतरना चाहिए। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उद्घाटन का अगर डेट फिक्स हो जाती है वो कभी कैंसिल नहीं कराएगा, न कभी रोकेगा। ये आप मान लीजिए। ये हो सकता है कि किसी ने ये भ्रामक जानकारी फैलाई हो और उसके जाल में हमारे मैहर के विधायक जी आवेश में आके उस तरह का बयान दे दिए, जो नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर भी कहता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब ये पार्टी में राजनीतिक मतभेद नहीं है, व्यक्तिगत मतभेद आपको दिखाई दे रहा है? ये व्यक्तिगत कई महत्वाकांक्षाएं टकरा जाती हैं। मैं बताया ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर कान भरने का भी काम करते हैं। मैंने बहुत नज़दीक से देखा इन सब चीज़ों को। लेकिन संतुलित व्यक्ति होता है, वो सुनता है, समझता है, फिर इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। ये चीज़ पब्लिक में शोभा नहीं देती। बड़े नेता बनना है तो बड़ी सोच रखनी होगी। चलिए ठीक है, तमाम ये चर्चाओं से आगे आते हैं। अब मैहर के विशेष विकास की चर्चा और मैहर के हुए कामों की चर्चा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 2003 से 23 लगभग 20 साल हो चुके हैं। आप उस पार्टी के एक जिम्मेदार पद पे हैं।
ठीक है, तमाम योजनाएं आप छोड़ दीजिए, सरकारी योजनाएं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना और तमाम मुख्यमंत्री की योजनाओं, गाँव की योजनाओं, पर कहीं ना कहीं वो मूलभूत समस्याएं आज भी हैं मैहर में। वो ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर पे क्या काम हो रहा है वो एक अलग विषय है कि इसमें कितना काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम देखते हैं, यहाँ की जो संरचना देखते हैं, कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं मैहर वंचित है उन चीज़ों से। आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है और नहीं हो पाया? आपके पास क्या जवाब है? देखिए, मैहर एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। मैहर उन गिने चुने शहरों में जिसमें कई सारी खूबियां एक साथ हैं। मैहर मेरी धार्मिक नगरी भी है, मैहर मेरी सांस्कृतिक नगरी भी है और मैहर मेरी औद्योगिक नगरी भी है। तीनों का संतुलित यहाँ पे एक ऐसा मिलन है जिसके कारण मैहर में जो भी व्यक्ति यहाँ पे बाहरी आए हैं, नौकरी करने आए हैं या कहीं आसपास के लोग हैं, देहात के लोग हैं, वो सब मैहर में ही बसना चाहते हैं। तो मैहर तेज़ी से एक बढ़ रहा है। यहाँ पे जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, तीर्थयात्रियों का दबाव बढ़ रहा है। वो सोच कर जो यहाँ एक कार्य योजना बनानी चाहिए, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि आने वाले 2050 में मैहर कैसा हो, ये सोच के कार्य योजना बनानी चाहिए, जिसके बारे में मैंने कई बार अपने सुझाव, चूँकि मैहर की लीडरशिप इस बारे में कभी चर्चा करने में उपलब्ध नहीं हो पाई लोग बैठ के, तो मैंने सांसद महोदय से इस बात को रखा क्योंकि ये उन्हीं के क्षेत्र का काम था। तो मैहर में मैंने सबसे पहले प्रस्ताव रखा कि सांसद महोदय यहाँ पे बाईपास 2 बन गए हैं, एक रोड और दे दीजिए तो मैहर में एक रिंग रोड बन जाएगी जो पूरे मैहर के चारों तरफ एक रीवा की तरफ जा रही है, एक नई भारतमाला की सतना को जा रही है और एक हम उचेहरा तरफ से जो आती है वो देवी जी से होते हुए, उदयपुर से होते हुए वहाँ जोड़ दें अगर, तो एक हमने मानपुर कल्याणपुर जो प्रधानमंत्री रोड है उसका प्रस्ताव करवाया था। लेकिन वो प्रमुख सचिव जी सुखबीर सिंह जी ने उसमें परिवर्तन करा के इसको इचौल से ले रहे हैं, इचौल से लेके ला रहे हैं। इससे जब रिंग रोड बन जाएगी तो निश्चित रूप से मैहर का डेवलपमेंट चारों तरफ होगा, फैलाव आ जाएगा। तो जो मैहर सकरा हो रहा है, ट्रैफिक जो अंदर हमें परेशान करता है घंटाघर के रोड को विशेष रूप से, उससे राहत मिलेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैहर में अभी पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो कार्य हुए उनकी तुलना अगर आप पहले के कार्यकाल से देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ बदलाव दिखाई देगा। सिविल कोर्ट मैहर में नई बनी, मैहर में कॉलेज भवन नया बना, मैहर में अस्पताल नया बना, मैहर में कन्या आदिवासी जो विद्यालय है वो आप देखिए बेहतरीन बना, उसमें बच्चों के रहने की भी सुविधा, सब कुछ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैहर में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं हुआ, लेकिन जो व्यवस्थित ढंग से जो मेरी सोच है कि एक प्लान के साथ होना चाहिए, शायद उसमें कहीं थोड़ी सी चूक है। क्या चूक, मतलब क्या कारण दिखाई देता है आपको, क्या चूक हुई होगी? कारण क्या होता है, नेतृत्व की इच्छा शक्ति अगर दृढ़ है और वो विकास की योजना, लोकल नेतृत्व ना, नेतृत्व में आपका लोकल भी है और सतना भी है जी। हमारा नेतृत्व यही ना, सांसद और विधायक यही ना बातों को रखेंगे। तो अगर ये दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ योजनाओं को क्रियान्वयन में ले लें, जैसे मिनी स्मार्ट सिटी का हमारा पैसा आया, हाँ यार वो मिनी स्मार्ट सिटी में आया, तो मिनी स्मार्ट सिटी में जो खर्च मैहर के अंदर सदुपयोग उस पैसे का होना चाहिए था। दुर्भाग्य कहिए या एक इस तरह का अवसर था मैहर में कि यहाँ पे कांग्रेस की नगर पालिका की बॉडी बन गई, चेयरमैन साहब कांग्रेस के आ गए। तो एक उनकी सोच थी काम करने की, एक हमारी सरकार की तरफ से एक प्लानिंग थी, और चेयरमैन साहब इतने दबाव में थे पार्षदों के कि कुछ उस दौर में इस तरह का काम होने लगा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अपने आप को पब्लिक में ज़्यादा शो ऑफ करना, अपने चेहरों का प्रदर्शन करना, अपनी प्लेटें लगवाना, इस तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया और विकास के जो वास्तव में खर्च होना चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरफ से ध्यान भटकने से उस पैसे का बहुत दुरुपयोग हुआ मैहर में उस कार्यकाल में। और तमाम चर्चाएं हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये आप खोजबीन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैहर का एक बहुत बड़ा अवसर का वो नुकसान हुआ हमारा। रोजगार के अवसर के लिए भी आप कहीं ना कहीं बात उठाते आए हैं। इस समय पढ़ता रहता हूँ कि आप तमाम फैक्ट्री में बात करते हैं, संसद जी से बात करते हैं, तो रोजगार के लिए भी आपके पास कोई प्लान है? जो कि रोजगार एक बड़ी समस्या है मैहर। देखिए, फैक्ट्रियों का जहाँ तक संबंध है, फैक्ट्रियों की अपनी एक सीमाएं हैं जो मैंने महसूस किया। अक्सर लोग यहाँ आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, बाद में रिजल्ट फिर जैसे का तैसा हो जाता है। जैसे आपकी एक बस है, 75 सीटर बस है, 75 सीटर में आप अधिक से अधिक 90 लोगों को बैठा सकते हैं, इसके बाद वो बस में आप प्रवेश नहीं करा पाएंगे, चाहे जो कितनी भी इमरजेंसी किसी को।
वही स्थिति फैक्ट्रियों की है। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर आ गए हैं, नई नई चीज़ें आ गई, तो मैन पावर कम हो रहा है, मैकेनाइज ज़्यादा हो रहा है। फिर भी फैक्ट्रियों में जितनी कैपेसिटी है रखने की, लगभग वो सीटें फुल है। जी, आप बस का एग्जांपल दे रहे हैं, तो क्या उस बस में कुछ रिजर्व सीटें नहीं हैं जिस पर लोकल लोगों को रोजगार मिल सके? एक मैं रिजर्व उस पर आ रहा हूँ ना। हाँ, जो स्थानीय स्तर पे आप गहराई पे जाएंगे तो ऐसा नहीं कि स्थानीय लोगों को फैक्ट्रियों में जॉब नहीं मिला हुआ है, लेकिन फैक्ट्री भी जब जॉब देती है तो योग्यता अनुसार देती है। वो इंटरव्यू लेती है, उसमें आपका क्रेडेंशियल देखती है। अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो आपको, मैंने कई लड़के हैं हमारे माध्यम से जो गए, वो इंटरव्यू क्लियर किए, आज वो नौकरी कर रहे हैं। तमाम लड़कों के अप्रेंटिस में 50 लड़के हैं जिनको कराया। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी ज़मीन है, खासकर हमारे बेरमा तरफ की हो या पहाड़ी तरफ चलिए आप, इतनी अच्छी ज़मीन है। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ, नौजवानों से, कि आप स्वरोजगार पैदा करो ना। मैहर में इतने यात्री आते हैं, इतने होटल, इतने रेस्टोरेंट है, यहाँ सब्जी का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो सकता है, और सब्जी से आप इतना पैसा पैदा कर सकते हो जो शायद नौकरी में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन शायद हमारे यहाँ खेती को उतनी अच्छी दृष्टि से नौजवान लोग अभी नहीं देख रहे, उस बात को बड़े इसी बात को मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसी बात पे मैं आ रहा था कि कहीं भाजपा सरकार कहीं युवाओं को मिसगाइड या मिसकम्युनिकेट तो नहीं कर रही है, कंफ्यूज तो नहीं कर रही है कि रोजगार नहीं है तो आप स्वरोजगार की तरफ आप उनको मूव कर दीजिए तो लोगों का ध्यान बढ़ नहीं, जाए? स्वरोजगार तो एक हमारे यहाँ आदिकाल से चलता है। व्यापार, बिजनेस, स्वरोजगार यही ना है, ये आदिकाल से चलता है। लेकिन हम अपने ज़मीनों को उस तरफ सोच के अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरों को दे देते हैं, तो दूसरा उसमें, जैसे मेरा खेत है थोड़ी देर के लिए, और एक व्यक्ति आता है मुझसे कहता है कि साहब इसको मुझे साल में ठेके पे दे दीजिए, तो मैं 50,000 रुपये उससे ले लेता हूँ साल भर का और उसको दे देता हूँ। और वो व्यक्ति उस 50,000 मुझे देने के बाद भी 2-2.5 लाख रुपए कमाता है, खुद बताता है। ठीक है, इसलिए कमाता है कि वो मेहनत कर रहा है उसमें। अगर थोड़ी सी सोच बदल लेंगे तो ये भ्रमित करने वाली बात नहीं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि फैक्ट्री में 3,000 आदमी काम करेंगे ना, 3,000 की कैपेसिटी है, तो 3,000 में ग्रेडेशन भी होगा, 1,000 लेबर होगी, 500 क्लर्क लेवल के होंगे, फिर 200 ऑफिसर लेवल के होंगे, सबका ग्रेडेशन होगा। उससे ज़्यादा वो रख नहीं सकता। तो जब वो रख नहीं सकता तो या तो आप माइग्रेट होंगे, आप चले जाएंगे बाहर काम करने, गुजरात चले जाएंगे, महाराष्ट्र चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। उससे अच्छा आप घर में रह के काम करो ना, स्वरोजगार पे आओ। तो चलिए ठीक है, मैं ये एक रोल मॉडल मैहर की, ये नए लड़कों को मैं चाहता हूँ रोल मॉडल बना के इनसे लोग प्रेरित हो। मैं किसी को हीन भावना नहीं लाना चाहता। ठीक है, मैं इन लड़कों को आप देखो और काम करो इनको देख के, और आप स्वरोजगार की तरफ एक बार अगर काम बड़ा संजय राजी स्वरोजगार के वाले हैं। मैं स्वरोजगार को इसलिए कहता हूँ, काफी मैं आज मैहर में जितने आप तीर्थयात्री आते हैं, ठीक है, यहाँ जब वो आते हैं तो रुकते भी हैं, भोजन भी करते हैं। तो आप सोचिए, वेजिटेबल्स का, रेस्टोरेंट का, फूड प्लाजा का, होटल का, ट्रांसपोर्टेशन का कितना स्कोप है। टैक्सी, आप आसपास जगह, आर्टिचौल हो गया, यहाँ KGS का मंदिर हो गया, यहाँ जबलपुर है, खजुराहो है, टैक्सी लाइन का बिजनेस। यहाँ से कुछ लोगों का मैं देख रहा हूँ आजकल फेसबुक पे आता है, बागेश्वर धाम के लिए लोग करेंगे। मेरा सवाल अभी भी हाँ, वो फंसा हुआ है वहीं पे। हाँ, स्वरोजगार वो ठीक है, रोजगार की बात या नौकरियों की बात भाजपा सरकार क्यों नहीं करती? तो नौकरी कितनी है? नौकरी जो सरकार, मध्य प्रदेश देखिए, मैहर में सरकारी नौकरी, देखिए सरकारी नौकरी है, उनकी एक प्रक्रिया है, ठीक है, उनमें आप योग्यता के हिसाब से सिलेक्ट होंगे, उसमें जाएंगे। प्राइवेट के, मैं बता रहा हूँ, मेरे परिवार में भी उद्योग चलता है, लगभग 200 परिवार जुड़े हैं हमारे उद्योग से, वो काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, अपना वो घर परिवार चलाते हैं। इस तरह के और भी लोग हैं मैहर में, कम से कम 10 परिवार, उद्योगपति परिवार ऐसे हैं जिनके माध्यम से एक एक परिवार से 200-200 घरों का लालन पालन हो रहा है। ठीक है। तो इस क्षेत्र में मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ नौकरी ही एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, रोजगार भी एक स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं फिर से उसी अपनी चर्चा पे आता हूँ कि आपने चूंकि बताया कि मिनी स्मार्ट सिटी में आप चूंकि सरकार नगर पालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो तमाम भ्रष्टाचार हुआ, उतना काम नहीं हो पाया। नगर पालिका की एक प्रश्न मेरे पास है कि नगर पालिका चुनाव को लगभग 1 साल हो रहा है,
और नगर पालिका चुनाव में कहीं छुपा नहीं हुआ कि चाहे सांसद जी हो, सांसद जी की पूरी टीम, चूंकि आप उसके उनके सक्रिय सदस्य हैं, और आप दोनों ने, अब आपकी पूरी टीम ने कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाई, अपना अध्यक्ष बनवाया, भाजपा का अध्यक्ष बनवाया मेयर में। नगर पालिका आज भी कहीं ना कहीं उस तरह का विकास नहीं दिख रहा। कहीं क्या आपके पास कोई मॉडल है जो आप चर्चा करते हैं? कोई मैयर में वो विकास बिल्कुल नहीं दिख पा रहा है, तमाम समस्याएं हैं, चाहे आप देख सकते हैं शहर में। उस समस्या को लेकर के सवाल ये है कि आपके पास कोई मॉडल है क्या जो आप बात करते हैं कि नगर पालिका को इस तरह का विकसित किया जाए? मैं आपसे पहले भी जिक्र किया, सबसे बड़ी जो समस्या है वो यातायात का दबाव हमारे को परेशान किए रहता है। दूसरा है यहाँ पे जो बाजार में अतिक्रमण की समस्या है। हमारी पुरानी बाजार है कटरा बाजार, परंपरागत रूप से व्यापारी लोग हैं वहाँ पे, और वहाँ पे अतिक्रमण को लेके व्यापारी हमेशा परेशान रहता है। मैंने नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को भी कहा, उनकी टीम को भी कहा कि इस बारे में कार्य योजना बनाइए और प्रशासन के साथ एक हॉकर जोन बना के जो चिन्हित जगह खाली है, जैसे पुराना PWD का कार्यालय है जहाँ पुरानी सब्जी मंडी जो हट गई है, ये हॉकर जोन बना के ये ठेले वाले गुमटी वालों को वहाँ शिफ्ट कर दे, व्यवस्थित कर दे, तो बेहतर ढंग से संचालन हो सकता है। कटरा बाजार के व्यापारी भी संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनका अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। और वो हॉकर जोन जब एक जगह बन जाएगा तो जिसको उस तरह का सामान लेना होगा, जो ठेला गुमटी वालों से, एक सब व्यापारियों के अपने अपने ग्राहक होते हैं, अपना अपना जोन होता है, तो वहाँ जाने लगेगा, तो एक बड़ी मुक्ति मिल जाएगी। और तीसरी समस्या है पार्किंग, जिसके लिए संभवतः एक ही कार्य योजना पुराने रेस्ट हाउस की जो ज़मीन है उसको खाली करके बन रही है, आने वाले भविष्य में आएगी, लेकिन अभी उसके इस स्टेटस में ये मेरी जानकारी में नहीं है, ठीक है, लेकिन एक है ये चर्चा में इस तरह का प्रक्रिया। तो यही दो तीन समस्याओं पे अगर फोकस कर दे नगर पालिका, जो मैं उनको सुझाव देता हूँ, तो काफ़ी हद तक संतुलित हो जाएंगी समस्याएं। ठीक है, चुनावी चर्चा पे आते हैं कि चूँकि 5 महीने में विधानसभा चुनाव आने को है 2023 के, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है या चुनाव कैसा होने वाला है, और मैहर का चुनाव कैसे होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मध्य प्रदेश में मिलेगा। शिवराज जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विशेषकर महिलाओं, गरीबों और किसानों में काम किया है और कर रही है लगातार, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी, दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो अगर उस पर चर्चा करेंगे तो अपन को बहुत समय लग जाएगा। लेकिन उन योजनाओं के कारण जो गरीब जनता के जीवन स्तर में बदलाव आया है, ग्रामीण जनता के जो जीवन स्तर में बदलाव आया है, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव है, उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। ये मैं देख रहा हूँ। मैहर में तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे मतों से यहाँ जीतेगी। तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा? ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो तय करे। मौजूदा बीजेपी विधायक उम्मीदवार होंगे, या फिर चर्चा ये भी है कि उम्मीदवार नया उतार सकती है बीजेपी, उसमें कहीं ना कहीं संजय राय जी का भी नाम शामिल? जो भी नेतृत्व तय करेगा, कैंडिडेट का जो भी चयन है उसकी एक प्रक्रिया है पार्टी में। मैंने आपसे पहले ही बताया, संगठन प्रमुख है, जो संगठन जिसको भी कैंडिडेट बना देगा वो प्रत्याशी। संजय राय जी विधानसभा चुनाव में जाने को तैयार है? अगर पार्टी अगर ऐसा सोचती और निर्देश देती है तो क्यों नहीं तैयार? और सारा कुछ निर्णय तो उनको करना है। हम लोग तो भाई पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, और पार्टी अगर ये सोचती है ऐसा और मौका देती है तो उसके लिए इनकार नहीं है। अब मौजूदा विधायक जो कि बीजेपी से हैं, उनको पार्टी नेतृत्व अगर उन पर मोहर लगाती है तो क्या उसी तत्परता और सक्रियता से आपकी पार्टी और आपके संगठन के लोग उनके साथ जुड़ेंगे? क्योंकि वो देखिए, मतभेद अपनी जगह है। पार्टी के विधायक बोलने वाले अपने को माननीय त्रिपाठी जी स्पष्ट जनता के बीच में घोषणा कई बार कर चुके हैं कि मैंने पार्टी का एक निर्माण किया है जिसका नाम विंध्य जनता पार्टी रखा है, और 30 सीटों पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो जो व्यक्ति एक बार कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, अगले दिन कहता है कि मैं 30 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो वो है कहाँ? पहले इसकी खोजबीन करना। संगठन ने फैसला कुछ लिया है, या फिर क्यों संगठन फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? कि वो जैसे अगर संगठन भी तो फैसला ले सकती है, कोई कड़े फैसले ले सकती है, तो संगठन क्या फैसला? अब ये संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने क्या सोच के ये सब चीजें होल्ड पे रखी हैं, इसका बेहतर जवाब तो वही लोग देंगे। होल्ड पे रखने का रीजन कहीं ये तो है कि तमाम, देखिए, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां एक जिताऊ कैंडिडेट या एक मजबूत कैंडिडेट की तलाश में रहती है। तो क्या वो ये एक सेफ जोन में पार्टियां खेलती हैं कि लास्ट मोमेंट तक वो अपने कैंडिडेट्स को या फिर मौजूदा विधायक को आजमाएगी कि कैसा वहाँ का सर्वे है, उसके आधार पर काम करेगी? नहीं, पहले तो मौजूदा विधायक
लड़ेंगे किससे ये तय करें ना। वो तो खुद कहते हैं मैं 30 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मेरी पार्टी बन चुकी है, तो ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए, बेहतर रहता। ये सवाल हमने किया क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया कि वो बीजेपी के विधायक, क्योंकि बीजेपी से कोई कैसे ये दो में कैसे हो सकता है बताइए ना, कि मैं पार्टी भी बना रहा हूँ और 30 सीटों पे चुनाव भी लड़ने जा रहा हूँ, बीजेपी में भी हूँ, ये तो संभव नहीं है ना। समझौते से संभव हो सकता है शायद। नहीं, समझौता होगा तो फिर वो बीजेपी के नहीं रहेगा ना, फिर तो विंध्य जनता पार्टी का, और ये नेतृत्व ही तय करेगा कि हमको उनसे समझौता करना है, कि उनको सीटें देनी है कि नहीं देनी है, गठबंधन करना, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय। मतलब कैंडिडेट कोई भी होगा जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से होगा, उसी तत्परता और सक्रियता से आप और आपका संगठन है, आपकी पार्टी, हाँ, बिल्कुल 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 उसी तरह से करेगी। और आपको मौका मिलता है तो आप विधानसभा मौका मिलता है, आप दावेदारी देख कोई भी कार्यकर्ता, मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ता मैयर में, मुझसे बेहतर लोग भी हैं, मुझसे सीनियर लोग भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, और सभी चाहेंगे कि योग्यता अनुसार उनको। तो आपकी इच्छा है, आप दावेदारी कर रहे हैं? नहीं, दावेदारी करने जैसा अभी कोई हम लोगों को निर्देश या आदेश नहीं है। नेतृत्व की नज़र में अगर ऐसा है, लगता है उनकी तरफ से हमको कोई अवसर देने का प्रयास उनकी तरफ से आता है तो इनकार नहीं है। और हमारा कोई भाई मित्र है पार्टी में, बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जो भी आता है कंधे से कंधा मिला के काम किया जाएगा। पहला उद्देश्य है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मैयर का विधायक भारतीय जनता पार्टी का बनाना। तो दोनों उद्देश्यों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी अभी विकास यात्रा निकली, सांसद जी की जनसंपर्क यात्रा निकली, और हर जगह हमने देखा जनता का बहुत अच्छा रुझान हम लोग के प्रति, हमारे दल के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति बहुत अच्छा रुझान दिखा। इससे मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ज़मीनी राजनीति की बात कर रहा हूँ, गांव-गांव घूमने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। लगभग अभी हम लोगों ने 45 गाँव का भ्रमण किया वहाँ जनसंपर्क में, और इतनी ही सभाएँ की होंगी। मैं समझता हूँ कि चिलचिलाती धूप 45 डिग्री टेम्परेचर में 500-500 700 लोगों की संख्या में लोग। जरियारी की एक सभा में आपका विवादित वीडियो और ऑडियो भी एक वायरल हो रहा है, जो कि सोशल मीडिया पे कि मैं इसमें आपको थोड़ा सा टोक रहा हूँ। 45 सभाएं थी, चर्चा एक सभा की हो रही है, 44 सभाओं की नहीं हो रही। क्योंकि विवाद हुआ नहीं, कोई विवाद नहीं था। एक महिला जिसे उकसा के खड़ा किया गया, उसने कहा क्या कि हमारे गांव में कोई विकास नहीं हो रहा, हमारे गांव में कोई काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। जब उनको काम की सूची गिनाई जाती है तो पढ़ी लिखी है नहीं, सुनने को तैयार नहीं है। उनके सामने जब सूची रख दी गई कि आपके गांव में 1.5 करोड़ की लागत से अभी सीसी रोड, देखिए आप जरियारी से जाइए सीधे परसौन तक, कितनी शानदार रोड बन गई जहाँ चलना मुश्किल था। संजय जी, मैं टोक रहा हूँ आपको, विवाद ये नहीं है कि उसने जिस महिला ने ये आरोप लगाया है, फिर जो भी तख्ती लेके खड़ी होगी, जो भी मेन विवाद ये है कि उस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने जो भी पत्रकार, एक त्रिवेदी पत्रकार है, वो जो रिकॉर्ड कर रहे थे, तमाम ये खबरें चले कि उनका मोबाइल छुड़ा लिया गया सांसद जी के भाई के द्वारा, तमाम ये सब ये इन घटनाओं पे बताइए आप। मैं तो वहाँ मौजूद था, ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। मैं आपसे बता रहा हूँ, वो बयानबाजी, नकारात्मक जो समाचार होते हैं लोगों को जल्दी आकर्षित कर लेते हैं, मानव स्वभाव ऐसा है। मैं बता रहा हूँ ना, 44 सभाओं की चर्चा नहीं हो रही, उस सभा की समाप्ति की चर्चा, जब सांसद जी का भाषण। क्योंकि जनता का आरोप नहीं, ये पत्रकार नहीं, मैं आपको जो, मैं तो वहीं था ना, हजारों लोग थे वहाँ। सभा का आखिरी बिल्कुल दौर चल रहा था, भाषण सांसद जी का समाप्त हो रहा था, तो महिला खड़ी हो गई कि हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ। सांसद जी ने बोला, ये जो बोलती है इसको बोलने दो, रोको मत। सुरक्षा गार्ड लोग बढ़े कि शायद कोई ऐसा अभद्र व्यवहार सांसद से, वो खड़ी होकर बोलती रही और सांसद जी सुनते रहे। ठीक है। और बिंदुवार बोली कि अब तुम अम्मा हमारी बात सुनना चाहो तो हम बोलें, वो सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ एक अजीब टाइप का नेचर होता है कुछ लोगों का, तो वो एकदम लगातार बोलती जा रही थी। फिर उसको लोगों ने पकड़ के, गांव के ही लोगों ने पकड़ के बोले, ये इसको हम लोग बैठा देते हैं, अब आप लोग प्रस्थान करें। कोई ऐसी बात नहीं। पत्रकार के आरोप के बारे में, जो आरोप लगा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कि उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद जी के भाई उमेश प्रताप सिंह लाला ने उनका मोबाइल छुड़वा लिया, उनको बंद करवा दिया, उनको पुलिस के डग्गे में बैठा लिया। देखिए, उमेश प्रताप सिंह जी कार्यक्रम के प्रभारी थे। ठीक है। जिस गांव में मीटिंग होती थी, जब सांसद जी का भाषण चालू हो जाता था, उमेश प्रताप सिंह जी और सत्यभान जी जो दोनों अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाते थे। ठीक है। उस वक्त मौजूदा हालत में वहाँ वो लोग थे भी नहीं। लोगों ने ये समझाया जरूर, हम लोग बाद में जाने की, कोई लड़का रिकॉर्डिंग करा था, उन्होंने कहा इस तरह की चीज़ें रिकॉर्डिंग मत करो, इसका कोई मतलब नहीं है, अच्छा नहीं लगता। समझाए इतने लोगों ने, और हम लोग अगली मीटिंग के लिए रवाना हो गए।
न उसका किसी ने मोबाइल तोड़ा, न छीना, न कुछ किया, कोई ऐसी बात नहीं। और हम लोग बड़े आराम से आगे के लिए रवाना हो गए। अगली मीटिंग और बेहतर हुई, जरियारी से भी अच्छी मीटिंग। हर जगह जितनी जगह हम जाते गए हमारी मीटिंग बेहतर होती चली गई। और रात 10-11 बजे हम सोनवारी में थे। आप पता कर सकते हैं, कहीं इतनी मीटिंगों में बता रहा हूँ ना, 44 मीटिंगों में कहीं कोई ऐसा सीन नहीं आया कि जिसमें कोई भी विवादास्पद स्थिति आई हो। एक छोटी सी घटना को दूर आप सांसद जी के बेहद करीबी। एक सवाल अंतिम में ये पूछ रहा हूँ आपसे, कि ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत दिन से राजनीतिक गलियों में घूम रहा है कि क्या सांसद गणेश सिंह मैहर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? क्योंकि तमाम ये चर्चाएं होती कि जिस तरह से वो मैहर विधानसभा में सक्रिय हैं, क्योंकि आप उनके बेहद करीबी हैं, तो उस बारे में आप ये बता सकते हैं कि क्या लड़ने की तैयारी की स्थिति में? नहीं, जो सांसद जी की कार्यशैली, सांसद जी 7 विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जितना समय वो मैहर को देते हैं उतना ही समय वो अन्य विधानसभाओं को भी देते हैं। तो एक हर चुनाव में, पिछले चुनाव को भी आप याद करेंगे तो ये चर्चा बड़ी तेजी से 2-3 महीने पहले उठी थी। ये सांसद जी यहाँ से आमर पाटन से चुनाव लड़े। नहीं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व से भी एक सोशल मीडिया पे खबरें भी चली और तमाम वो पुख्ता खबरें भी, नहीं उनकी खबरें नहीं, कि मध्य प्रदेश में मौजूदा जो भी उनके सांसद हैं या वरिष्ठ सांसद हैं, जिसमें सीधी सांसद रीति पाठक का भी नाम है, उसमें सांसद गणेश सिंह जी का भी नाम है, कि इन दोनों को विधानसभा का उम्मीदवार उनको बनाया जा सकता है। तब सबसे ये चर्चाएं ज़्यादा तेजी से चलने। ऐसा हम लोगों को पार्टी नेतृत्व से कभी ऐसा कोई इशारा हमारे पास नहीं आया। सांसद जी से हमने एक आध बार जानने का प्रयास किया कि क्या जो ये अखबारों में पढ़ते हैं वो इसको, बोले देखो भाई, हम लोग पार्टी के नियम कानून से बंधे हुए लोग हैं। पार्टी का जो भी निर्देश होगा प्रथम तो उसको पालन करना है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत अभिरुचि अपने लोकसभा को लेकर मैं 7 विधानसभा में भी काम करना। ठीक है, मैहर है जैसे, वैसे मेरे लिए रामपुर बघेलान है, वैसे ही मेरे लिए सतना है, वैसे चित्रकूट है। मैं बराबर दृष्टि से सबके विकास में लगा हूँ। फिर पार्टी नेतृत्व तो क्या निर्णय करता है, क्या निर्देश देता है, तो उसका तो पालन करेंगे। पार्टी जो निर्देश देगी वो आपके पार्टी के लोग करेंगे। संजय जी, आप तमाम अपने इस चर्चा में अपने बेबाकी से पूरा जवाब दिया। हमारे साथ आप जनमत संवाद की इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ आज मैहर से वरिष्ठ भाजपा के नेता संजय राय, जो कि तमाम चर्चाएं उन्होंने की और तमाम बेबाकी से अपने पूरे जवाब दिए। हम आपसे सुझाव मांगते हैं कि आप किस व्यक्ति विशेष को इस कार्यक्रम में लाना चाहते हैं। हमें अपने सुझाव ईमेल और मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।